अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। सही है। हम एनर्जी के बारे में जानेंगे, एनर्जी के सोर्सेज यानी कि भाई एनर्जी कहाँ कहाँ से हासिल हो सकती है, तो वो उसके सोर्सेज कहलाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और एनर्जी के ट्रांसफ़र के बारे में जानेंगे कि भाई एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, कैसे मुंतकिल किया जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। सही है। अच्छा, हमारे पास एनर्जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िज़िकल कॉन्सेप्ट है। सही है। जिसको हम स्टडी करते हैं सारे साइंसेस में। सही है। तकरीबन सारे साइंसेस में हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या कहते हैं कि भाई वर्क जो है वो क्लोजली रिलेट होता है एनर्जी के साथ। वर्क यानी काम। काम तभी हो पाता है कि भाई एनर्जी अगर किसी बॉडी के पास हो। सही है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई वर्क जो है एनर्जी के साथ क्लोजली रिलेटेड होता है, जो कि हमें एक लिंक प्रोवाइड कराता है किसके दरमियान, फोर्स और एनर्जी के दरमियान। सही है। कि भाई फोर्स और एनर्जी के दरमियान क्या लिंक है, ये हमें किससे पता चलता है, वर्क और एनर्जी के दरमियान के रिलेशन से। सही है। उसके अलावा वर्क, एनर्जी और पावर हैव स्पेशल मीनिंग इन फिज़िक्स। सही है। वर्क, एनर्जी और पावर के हमारे पास फिज़िक्स में कुछ स्पेशल मीनिंग्स हैं। ये आम तौर वाले मीनिंग नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई वर्क जो हमारा, अब जैसे हम लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम कहेंगे कि भाई हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में इसको वर्क नहीं बोला जाता। सही है। जैसे खाना पकाना, फ़िज़िक्स में इसको वर्क नहीं बोला जाता। तो फिज़िक्स में वर्क, पावर, एनर्जी, इनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स है, और उन्हीं स्पेशल मीनिंग्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। सही है। तो शुरू करेंगे वर्क से। ये ऊपर कुछ क्वेश्चन है, जब आप ये यूनिट पढ़ लोगे तो उससे आप इस काबिल हो जाओगे कि भाई उन ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दे सको। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देख लो, ये फोर्स के बारे में क्या है कि भाई जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर, पीछे जो हमारे चैप्टर गुजर गए, कि भाई फोर्स क्या होता है, एक एजेंट होता है जो कि किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। सही है। या तो चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगा, या मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आएगा या लाने की कोशिश करेगा फोर्स। सही है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वर्क। जनरली हम वर्क को क्या बोलते हैं कि भाई वर्क हम रेफ़र करते हैं कुछ टास्क को। सही है। कि भाई हमने कोई टास्क परफॉर्म किया तो, और या कोई जॉब परफॉर्म किया तो हम इसको वर्क कहते हैं। लेकिन फिज़िक्स में वर्क के डिफरेंट मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक टेलर जो है वो एक सूट को स्टिच कर रहा है, स्टिच करने का मतलब सील रहा है। एक शॉपकीपर फ्रूट्स बेच रहा है उस अपने शॉप पर। और उसके अलावा एक वुमेन है जो कि किचन में खाना पका रही है। ये सारे, इन सब को वर्क कंसिडर किया जाता है डेली लाइफ में। लेकिन फिज़िक्स में वर्क के एक प्रॉपर मीनिंग है, और वो क्या मीनिंग है कि भाई वर्क तभी होगा, वर्क इज़ डन ओनली, मतलब वर्क तब ही होगा जब फोर्स किसी चीज़ को मूव करवा पाए। अगर फोर्स किसी चीज़ को मूव करवा पाए तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर वर्क हुआ है। कहने का मतलब ये है कि भाई जब किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई हो और वो चीज़ कुछ फासला तय करे, मूव करवाने का मतलब ये है कि भाई वो बॉडी फासला तय करे। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये गाड़ी है, गाड़ी पर फोर्स लगाई तो फोर्स की वजह से गाड़ी ने क्या किया, फासला तय किया। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं फिज़िक्स में। सही है। तो इससे हम वर्क को इस तरह से डिफाइन करते हैं यहाँ पर कि भाई वर्क जो है हमारे पास दरअसल क्या होता है, फोर्स, किसी बॉडी पर अप्लाई होने वाली फोर्स। सही है। और उसी फोर्स की डायरेक्शन में कवर होने वाला डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास, ये क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। सही है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। सही है। तो यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन लिखी है कि द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि भाई फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हुआ है, उसको, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा वर्क का जो यूनिट होता है हमारे पास, वर्क का यूनिट अगर आप इसके हिसाब से देखो,
फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वर्क का यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल होता है, और एक जूल किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन मीटर के। क्लियर है? सही है। तो जूल भी हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट हुआ, क्योंकि ये न्यूटन और मीटर से का प्रोडक्ट से हमारे पास आ रहा है। तो जूल हमारे पास वर्क का यूनिट है यहाँ पर, न्यूटन फोर्स का, और मीटर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अगर हम जैसे यहाँ पर हमने कहा कि भाई न्यूटन मीटर है, सही है, तो हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम में फोर्स का यूनिट पाउंड होता है, सही है, LBF, इस तरह से फोर्स का यूनिट क्या होता है, पाउंड होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है वो होता है हमारे पास फुट। सही है? तो इसी वजह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई वर्क का यूनिट क्या होगा, कैन बी फुट पाउंड। सही है, यहाँ पर ये कॉमा नहीं डॉट होना चाहिए। और उसके अलावा अर्ग भी हो सकता है। अर्ग CGS सिस्टम का यूनिट होता है। अर्ग CGS सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला यूनिट है वर्क के लिए। सही है, वर्क के लिए CGS सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला जो यूनिट है वो दरअसल क्या है, अर्ग। अब CGS सिस्टम में जो फोर्स है उसका यूनिट होता है डाइन। सही है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर। सही है। अब डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर होता है अर्ग के। क्लियर है? तो ये अर्ग, जूल, न्यूटन मीटर, ये सारे हमारे पास क्या हैं, वर्क के यूनिट है। फुट, पाउंड, ये सारे वर्क के क्या है, यूनिट है। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम मिसाल के तौर पे, लेट सपोज अगर हम कंसिडर करते हैं कि भाई कोई बॉडी है और उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। ये आपको एक बॉडी नज़र आ रही है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये जो फोर्स है और मोशन है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है। अगर लेट सपोज कर लेते हैं कि भाई हम बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वो दोनों सिमिलर डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि उनके दरमियान एक थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? जैसे आप जो आपके पास बैग होता है जिसमें टायर लगे होते हैं, हैंड कैरी जिसको कहते हैं, तो उसको जब आप खींचते हैं तो वो कुछ इस तरह का आपके पास शेप बन जाता है। सही है? तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो इस तरफ होती है, और ये जो बैग होता है वो इस तरफ मूव कर रहा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की जानिब। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है। क्लियर है? जब एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो इन दोनों में एक एंगल थीटा फॉर्म हो रहा होगा। सही है। अब उस थीटा एंगल के लिहाज से हम इस फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। सही है, जो कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखा था कि भाई अगर कोई फोर्स, लेट सपोज ये फोर्स है F है, ये फोर्स F आ गई हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट S। क्लियर है? और इन दोनों के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो है हमारे पास थीटा। यहाँ से हमारे पास जो फोर्स के कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट आएगा फोर्स का x एक्सिस पर जो कि होगा Fx। सही है। और एक कंपोनेंट आएगा फोर्स का y एक्सिस में जो कि कहलाएगा Fy। यहाँ तक कहानी समझ आ गई? तो अब अगर आप यहाँ पर देखो कि भाई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, तो यहाँ से हमें नज़र आएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का x कंपोनेंट है। तो हमने वर्क को क्या बोला था, हमने वर्क को बोला था प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स के डायरेक्शन में हो। सही है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सिमिलर होनी चाहिए। अब अगर केस इस तरह का है कि भाई अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा, और जो कंपोनेंट
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा उसी को आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कराओगे, तो मतलब आप किसको मल्टीप्लाई कराओगे, एफ एक्स को मल्टीप्लाई कराओगे। और एफ एक्स हमें पता है किसके बराबर होता है, एक्स एक्स का एक्स जो है ये बेस पर होता है, और बेस के लिए जो हम रेशो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास कॉस थीटा, सही है। इसको हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में प्रूफ किया था। तो एफ एक्स हमारे पास बराबर होगा एफ कॉस थीटा के। तो उससे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वर्क का, W इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट को D से लिख दिया है मैंने, S से लिखा है, D से लिखो, S से लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। तो ये सिंबल्स है, कभी D भी इस्तेमाल करते हैं, कभी S भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। क्लियर है। अच्छा, द फोर्स एफ हाउ एवर मे नॉट एक्ट इन द डायरेक्शन मोशन ऑफ द बॉडी, इंस्टेड इट मेक्स सम एंगल थीटा विद इट, सही है, यही बात बताई जा रही है जो अभी हमने बोली। तो इस केस में हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ मोशन एंड द डिस्टेंस, सही है। यानी जो वो फोर्स जो अलोंग द लाइन ऑफ मोशन हो, यानी अलोंग द डिस्टेंस हो, फोर्स का वो कंपोनेंट और जो डिस्टेंस है उसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वर्क आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, वो एफ एक्स है, सही है। और एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के। तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा डी और एफ कॉस थीटा डी यहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ है। अगर लेट सपोज थीटा ज़ीरो मान लें, थीटा अगर ज़ीरो मान लिया जाए, तो कॉस ज़ीरो ये बराबर होता है 1 के, सही है। कहने का मकसद ये है कि भाई आपको यहाँ पर बोला जाता है कि भाई मैक्सिमम वर्क कब होगा, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, सही है। तो आपका फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा, सही है। अब कॉस थीटा की वैल्यू पर मैक्सिमम वर्क डन डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है भाई, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, सही है, और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 तब आती है जब थीटा बराबर होता है 0 डिग्री के, सही है। और कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम यानी 0 तब आती है जब थीटा बराबर होता है 90 डिग्री के। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 के, जिससे हमारे पास वर्क बराबर आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। कहने का मतलब ये है कि भाई फिर उसके बाद वर्क जो है सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, ना कि एंगल पर, सही है। तो ये मकसद है बताने का। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनने वाला एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। और वर्क मिनिमम यानी ज़ीरो वर्क कब होगा, ज़ीरो वर्क तब होगा जब दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि कॉस 90 की वजह से, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, सही है। तो कॉस 90 बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और जब 0 से एफ डी मल्टीप्लाई होगा तो वर्क आपके पास क्या हो जाएगा, 0। 90 के मतलब ये है कि भाई फोर्स इस जानिब हो और डिस्प्लेसमेंट इस जानिब हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब वर्क भी नहीं होगा, तो वर्क इसी वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, हमारे पास एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, इस चीज़ को यहाँ पर इस डायग्राम में भी समझाया हुआ है कि भाई ये जो फोर्स के कंपोनेंट्स बनाए गए, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा के, सही है। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है कि भाई फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स 50 न्यूटन अप्लाइड टू मूव अ ट्रॉली एट अ शॉपिंग मॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। Assume the angle to be of 0 degree between the force and the distance the trolley moved। कहने का मकसद ये है कि भाई फोर्स हमारे पास है 50 न्यूटन, सही है, यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई है। डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया ट्रॉली ने, वो कितना ट्रेवल किया, 200 मीटर ट्रेवल किया। उसके अलावा जो एंगल है फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान, वो कितना है, 0 डिग्री। तो आपको कह रहे हैं कि भाई वर्क कितना होगा, तो आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, सही है। अब जब एफ डी कॉस थीटा लिख लिया तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 और
डी की वैल्यू यहाँ पर लिखी है 200 और थीटा की वैल्यू 0 और कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 200 विल बी 200 और 200 मल्टीप्लाई बाय 50 विल बी इक्वल टू 10,000। अब वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूटन मीटर आ जाएगा ना यूनिट, और न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल। सही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 यूनिट्स ऑफ वर्क। अभी ये मैंने आपको इतने सारे यूनिट बताए वर्क के, तो उसमें से कोई भी लिख देना। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स, उर्वा डिड नॉट परफॉर्म एनी वर्क इफ शी मेड एन असाइनमेंट ऑन हर लैपटॉप इन 3 आवर्स। वाई? क्योंकि हम फिज़िक्स में वर्क तभी बोलते हैं जब फोर्स अप्लाई हो और डिस्टेंस कवर हो। तो यहाँ पर ना ही कोई फोर्स अप्लाई हुई है, ना ही बॉडी ने कोई डिस्टेंस कवर किया है, इसी वजह से इसको हम वर्क नहीं कहेंगे। किस एंगल पर जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हो वर्क डन बॉडी का मैक्सिमम होगा? तो अभी हमने देखा एंगल अगर 0 डिग्री हो तो बॉडी का वर्क डन मैक्सिमम आएगा हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी जो है, एनर्जी को इस तरह से डिफाइन करते हैं हम कि भाई द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। क्लियर है? कि भाई वर्क करने की सलाहियत को, काम करने की सलाहियत, अगर किसी बॉडी में एनर्जी है तभी वो किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर पाएगा। अगर एनर्जी नहीं है तो हम कहेंगे फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएगा। सही है? एनर्जी एक किस्म से ताकत जो है, ये एनर्जी एनर्जी किसी दो चीज़ों को जोड़े रखे होती है, फोर्स। तो ये सारी एनर्जी जो है हमारे पास यहाँ पर डिस्कस होगी। तो एनर्जी दरअसल क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। सही है? तो ये दरअसल काम करने की सलाहियत ही है, वर्क ही है दरअसल, इसी वजह से इसका यूनिट भी क्या होता है? जूल होता है। सही है? तो एनर्जी और वर्क दोनों आप ऐसे समझ सकते हो कि सिमिलर ही है, क्योंकि अगर एनर्जी है तभी वर्क होगा, अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो वर्क के होने के लिए एनर्जी का होना ज़रूरी है, और दोनों का यूनिट सिमिलर है, जूल। हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम यहाँ पर नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली फॉर्म है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये ऐसी एनर्जी होती है बॉडी की कि भाई जब बॉडी मोशन कर रही हो, कोई भी बॉडी मोशन करे, तो मोशन की वजह से जो मोशन करवाने वाली जो एनर्जी होती है किसी बॉडी के पास, किसी भी बॉडी के पास मोशन कराने के लिए या मोशन में खर्च होने वाली एनर्जी जो है, ये क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ये काइनेटिक वर्ड जो है ये निकला है काइनेमा से। सही है? और काइनेमा का मतलब होता है मोशन। क्या होता है? मोशन। सही है? तो कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसके पास जो एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी, यानी मोशन के लिए इस्तेमाल होने वाली जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। सही है? इसका एसआई यूनिट भी जूल होता है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास फ्रॉम रेस्ट टू इट्स स्टेटेड वेलोसिटी। कहने का मतलब ये है कि भाई इस काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि भाई कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा। क्या कह रहे हैं हम? कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा किसी बॉडी को एक्सेलरेट करवाने के लिए। एक्सेलरेट करवाने के लिए मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज करवाने के लिए। सही है? किसकी वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए? एक बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए जिसका मास होगा। सही है? और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज कराने के लिए? रेस्ट से कोई भी स्टेटेड वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी आप चाहते हो उस वेलोसिटी तक। सही है? तो उससे इसी स्टेटमेंट से हम इसका जो फॉर्मूला है वो भी डिराइव करते हैं, और वो है हमारे पास k डॉट ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर मान लो ये एक बॉडी है जिसका मास है m। क्लियर है? इस बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो ये बॉडी क्या करेगी? डिस्टेंस कवर करेगी। सही है? बॉडी क्या करेगी? डिस्टेंस कवर करेगी। अब फोर्स की वजह से डिस्टेंस कवर करे तो यहाँ पर क्या हुआ? वर्क हुआ। सही है? और वही वर्क हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाएगा? काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा दरअसल। क्लियर है? अब दरअसल यहाँ पर ये जो मोशन है, इस मोशन से ही हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो वर्क हमारे पास किसके बराबर है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। क्लियर है? यहाँ से आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि भाई मान लो ये बॉडी जब रखी हुई थी तो इनिशियली ये रेस्ट में थी।
सही है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। सही है। अब जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है, बॉडी एक्सेलरेट होती है। बॉडी जब एक्सेलरेट होती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। सही है। जब वेलोसिटी चेंज हुई तो उस वेलोसिटी चेंज को हमने क्या बोला, फाइनल वेलोसिटी। और वो फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जो आपकी डिज़ायर्ड वेलोसिटी है। कि मिसाल के तौर पर आप किसी बॉडी को किस वेलोसिटी से मूव कराना चाह रहे हैं, तो उस वेलोसिटी तक लेके जाने के लिए हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। क्लियर है। और उस वेलोसिटी तक लेके जाने के लिए जो फोर्स लगाई गई और उस दौरान जो फासला तय कवर हुआ, तो फासला और फोर्स का प्रोडक्ट लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है। तो लेट सपोज जो डिज़ायर्ड वेलोसिटी है उसको हम v मान लेते हैं। क्लियर है कि भाई बॉडी को इस वेलोसिटी से मूव कराना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि भाई बॉडी रेस्ट में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, फिर हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स की वजह से बॉडी एक्सेलरेट हुई, एक्सेलरेट होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई, चेंज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को लेट सपोज हमने v कंसिडर कर लिया। सही है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो d है। अब हमने दरअसल यहाँ पर करना ये है कि भाई यहाँ पर फोर्स जो है हमारे पास बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। सही है। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस की जगह d आ जाएगा। उसके अलावा d को अगर आप रिप्लेस करो इस तरह से कि भाई अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आपको याद हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास क्या था, 2a d यानी डिस्टेंस, वहाँ पर s से लिखा था, यहाँ पर डिस्टेंस d से लिखा है, तो d लिख देते हैं, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें बनाना है, तो डिस्टेंस के लिए ये क्या बन जाएगा, d इक्वल्स टू vf स्क्वायर। अच्छा, vf की जगह vf की वैल्यू लिख देते हैं, vf की वैल्यू है v, तो हम vf की वैल्यू लिख देंगे v। सही है। तो vf की जगह आ जाएगा v, और v का स्क्वायर आ जाएगा। उसके अलावा ये 2a सॉरी माइनस अपनी जगह, vi की वैल्यू है 0, तो vi की जगह 0 आ जाएगा, और स्क्वायर अपनी जगह, और ये 2a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको यहाँ ला के डिवाइड करा देना। अब वी स्क्वायर माइनस 0, तो ये बचेगा हमारे पास d इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर है। तो d की वैल्यू को हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन 2a। सही है। इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर। सही है। तो यही दरअसल हमारे पास फार्मूला होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। सही है कि भाई मास इनटू वेलोसिटी टाइम्स का स्क्वायर का हाफ, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की डेरिवेशन हो गई। उसके अलावा इस फॉर्मूले को याद रखना है आपने कि भाई काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर का। इसका मतलब क्या है कि भाई मास ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। क्लियर है। तो ये काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही है, और वेलोसिटी के साथ तो वेलोसिटी के तो स्क्वायर से रिलेट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि भाई मिसाल के तौर पर अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी काइनेटिक एनर्जी k डॉट ई है। सही है। अगर मैं उसकी वेलोसिटी डबल कर दूं, 2v कर दूं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे पास, k डॉट ई बराबर है 1/2 एम वी स्क्वायर। सही है। फिर k डॉट ई डैश में क्या आ जाएगा, 1/2 एम, और वेलोसिटी हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो 2v हो जाएगा। तो v की जगह क्या आएगा, 2v, और 2v के ऊपर जब आप स्क्वायर लगाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 और v का स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डैश 1/2 m, और 2 का स्क्वायर 4, और v जो है v का स्क्वायर v स्क्वायर। सही है। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, नहीं बल्कि ये कैंसिल नहीं करना है हमने,
कैंसिल नहीं करना है, सॉरी गलत हो गया, ये कैंसिलेशन नहीं करनी थी। इसको वापस 1/2 4 ही रहने दो। अच्छा, अब यहाँ से 4 आप बाहर कर दो, इसको इस तरह से लिख दो k डॉट ई डैश इक्वल्स टू 4 और 1/2 mv² को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो। सही है। इसमें से तो आपने देखा 1/2 mv² किसके बराबर था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी उसका 4 गुना बढ़ेगा। सही है। अगर वेलोसिटी मिसाल के तौर पर 2 मीटर पर सेकेंड है और काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है उस टाइम पर, तो वेलोसिटी का डबल होने से यानी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होने से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से 40 जूल हो जाएगा। सही है, डबली डबल कहते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पर यही बातें लिखी गई हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक वर्क एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कहा गया है कि भाई एक बॉल है जिसका मास 400 ग्राम है। ये जब एक वॉल से स्ट्राइक करता है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से, हाउ मच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम इट स्ट्राइक्स द वॉल। कहने का मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब वो बॉल से स्ट्राइक किया। सही है। तो आपको मास दिया गया है 400 ग्राम और जो वेलोसिटी दी गई है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला है हमारे पास 1/2 mv²। क्लियर है। अच्छा, v की जगह 4 मीटर पर सेकेंड रख देना और m की जगह इस ग्राम को जो है ना किलोग्राम में चेंज कर देना, क्योंकि ऐसा यूनिट मास का क्या होता है, किलोग्राम। और किलोग्राम में कैसे चेंज होगा कि भाई आप इसको 1000 से डिवाइड करा देना। सही है। अच्छा, उसके अलावा जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे इस तरह से k डॉट ई हाफ m की जगह 0.4 और v की जगह 4, तो उससे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.2 जूल के बराबर। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। सही है। तो आप इसको ऐसे मान सकते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कि भाई पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मोशन की एनर्जी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट की एनर्जी है। इस तरह से आप मान सकते हो कि भाई अगर कोई बॉडी की पोजीशन की वजह से उसके पास एनर्जी है, पोजीशन तभी बताई जा सकती है कि भाई कोई बॉडी रेस्ट में हो। सही है। तो अगर किसी बॉडी के पास उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी है, उसके शेप की वजह से एनर्जी है, उसके स्टेट की वजह से एनर्जी है, तो वो एनर्जी कहलाती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। सही है। इसकी मिसाल ऐसे है कि भाई पोटेंशियल का मतलब है कि भाई ताकत। पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे कह सकते हो अंदरूनी एनर्जी है एक हिसाब से। आप इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखते हो कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइप की पोटेंशियल एनर्जीज़ होती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि भाई अगर अर्थ बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो अर्थ क्या कर रहा है, दरअसल वर्क कर रहा है। सही है। तो वर्क ही तो दरअसल एनर्जी है। सही है। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके अलावा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि भाई रीस्टोरिंग फोर्स वाली बॉडीज़ जो हमने पढ़ी थी। सही है। रीस्टोरिंग फोर्स वाली बॉडीज़ में जो एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कहने का मतलब ये है कि भाई जब हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद जब हम एक पॉइंट पर उसको पकड़ेंगे तो हमें हमारे हाथ में क्या फील होगा कि भाई एक ऐसा फील होगा कि भाई यहाँ पर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है। सही है। हमारे हाथ में हमें फोर्स अप्लाई हो रही फील हो रही होगी। तो उसका मतलब क्या है कि भाई वहाँ पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे किसके बारे में बता रहे हैं, एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, और वो एक पोटेंशियल एनर्जी है। सही है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि इसमें ये स्प्रिंग मूव नहीं कर रहा, स्प्रिंग एक जगह पर रुका हुआ है। सही है। स्प्रिंग की शेप, इलास्टिसिटी, इलास्टिक नेचर की वजह से उसके पास ये एनर्जी है। इस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि भाई कोई बॉडी को अर्थ से एक हाइट की सरफेस से एक हाइट पे ले जाओ। सही है। तो उस बॉडी में क्या होगा,
एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप उस बॉडी को छोड़ोगे तो वो बॉडी क्या करेगी, अर्थ की तरफ मूव करेगी। इसी तरह से हमारे पास जो स्प्रिंग आपने खींचा था, स्प्रिंग जब आपने खींचा तो उसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, सही है। तो यही जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ना किसी बॉडी में, मैंने आपको क्या बोला, इंटरनल एनर्जी है ये एक हिसाब से, बॉडी के अंदरूनी एनर्जी, सही है। तो अंदरूनी एनर्जी को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई हर बॉडीज़ में स्टोर्ड एनर्जीज होती है, सही है। तो वो स्टोर्ड एनर्जीज क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, जो केमिकल से रिलीज होने वाली जो एनर्जी होती है, केमिकल से रिलीज होने वाली जो एनर्जी होती है वो केमिकल पोटेंशियल। अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर जो एनर्जी है वो क्या है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर है। तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जीज कहलाती हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई गई है कि भाई अगर एक बॉडी को रेज किया जाए हाइट एच पर अर्थ ग्राउंड से ऊपर, सही है, तो उसके पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर स्ट्रेच स्प्रिंग हो तो उसके पास क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्यों? उसकी स्ट्रेच पोजीशन की वजह से, उसकी कंडीशन की वजह से, सही है। तो किसी बॉडी की कंडीशन, हालत की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है, यानी अगर कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी की हालत है, आपको दिख रही है, बॉडी की कोई कंडीशन दिख रही है, यानी कुछ है, तो मतलब उस वो एनर्जी की वजह से है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो मतलब एनर्जी नहीं है उसके पास, इसी वजह से वो चीज़ नहीं है, सही है। तो किसी चीज़ के होने के लिए उसके पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट्स, जैसे प्लांट्स में एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, जो वो हम खाते हैं, वो क्या है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या होता है, जूल होता है, सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला होता है फाइंड करने के लिए, वो होता है हमारे पास mgh। इसको इस तरह से डिराइव किया जाता है, यहाँ पर आपके पास नीचे इसकी डेरिवेशन है कि हमारे पास, लेट सपोज टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस कंसिडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई एनर्जी और वर्क आपस में रिलेटेड है। हमने काइनेटिक एनर्जी को भी वर्क से फाइंड किया, सही है। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को भी वर्क से ही फाइंड करेंगे। तो हम यही यहाँ पर यही चीज़ कंसिडर करते हैं कि भाई कंसिडर करो मास m जो कि रेज किया जाता है एक हाइट h पर ग्राउंड से, तो जो वर्क डन होगा इस लिफ्ट करने में इसको हाइट h तक, वो स्टोर्ड हो जाएगा उस बॉडी में, किस फॉर्म में, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, सही है। जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, किस, ये पोटेंशियल एनर्जी दरअसल है वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है। तो ये आपके पास डायग्राम यहाँ पर बनाई गई है कि भाई ये ग्राउंड लेवल से एक बॉल हम एक हाइट पर ले गए, सही है। अब हाइट पर ले जाने के बाद इस पर जी जो है वो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है, यानी इस पर वेट का फोर्स अप्लाई हो रहा है, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई बॉडी को ऊपर ले जाते वक्त जितना वर्क डन किया गया वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, सही। अब जब बॉडी यहाँ पर आ गई है तो इस पर यहाँ पर कोई एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे, सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन की जगह W लिख दिया, और W बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है इस पॉइंट पर बॉडी पे, वो फोर्स क्या है, mg। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि भाई इस चीज़ को आप समझो कि भाई एनर्जी का तस्वुर तभी आता है जहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई होती है, सही है। तो हमारे पास अगर बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रही तो मतलब एनर्जी नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वो फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो कौन सी फोर्स है, वेट। तो वेट हमारे पास दरअसल किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो इसी वजह से हम w की जगह क्या लिख देते हैं, mg लिख देते हैं। और जो ये डिस्टेंस है, बॉडी ने ये जो डिस्टेंस कवर किया है ज़मीन से लेकर यहाँ तक, इसको हम हाइट कहते हैं h, तो इसी वजह से d को हम h से रिप्लेस कर देंगे। तो ये फार्मूला जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, P.E इक्वल टू mgh बन जाएगा, क्लियर है। उसके बाद इस वर्क एग्जाम्पल को देखते हैं। वर्क एग्जाम्पल में है कि भाई एक बॉल है जिसका मास 50 ग्राम है, उसको उठाया गया एक हाइट 7 मीटर तक फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। आपको उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, क्लियर है। अच्छा,
तो हम इसका डेटा बना लेते हैं। भाई मास कितना है 50 ग्राम, ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, किलोग्राम ऐसा यूनिट है, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। सही है, तो 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.05 kg। उसके अलावा हाइट जो है, मतलब कितनी हाइट तक लेकर गया 7 मीटर तक। जी जो है हमारे पास किसके बराबर होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और mgh की जगह वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे तो उसके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सही है। उसके अलावा यहाँ पर एक सवाल है कि भाई आकार है जिसका मास 50 केजी है, जो कि मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। सही है, तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2 m की जगह आ जाएगा 50 केजी में ही है, तो सही है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो सही है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 25 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2500, और यूनिट इसका क्या होता है जूल। सही है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आ गई 2500 जूल। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि भाई एक बॉडी है जिसका मास 10 केजी है, उसको ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर ऑन द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हमारे पास बॉडी का मास है 10 केजी, बॉडी का मास है 10 केजी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होता है mgh के बराबर होता है। सही है, mgh। अगर तो 20 मीटर की हाइट पर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हो तो हमारे पास मास की जगह 10 केजी, जी की जगह 9.8 और एच की जगह 20 पुट कर दोगे। लेकिन अगर आप सरफेस पर, ग्राउंड पर, देखो हमेशा याद रखना सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी की हाइट ही ज़ीरो हो जाती है। सही है। अच्छा, उसके अलावा गिव द एनर्जी चेंजेस व्हेन अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 7 मीटर टू द ग्राउंड, कि भाई आप हमें एनर्जी चेंज बताओ जब बॉल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 7 मीटर टू द ग्राउंड। सही है, जब 7 मीटर की हाइट से एक बॉल को गिराया गया ग्राउंड की तरफ, तो जो एनर्जी चेंजेस हुए वो बताओ। एनर्जी चेंजेस दरअसल यहाँ पर ये होते हैं कि भाई 7 मीटर की हाइट पर जब बॉल है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो कि उसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी। सही है, फिर जब वो बॉल नीचे की तरफ आएगी ग्राउंड की तरफ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। सही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से, अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से बॉडी क्या करती है, मोशन करती है, तो बॉल मोशन करने लग जाएगी। करते 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 इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी और यहाँ पर फिर आके रुक जाएगी। क्लियर है, तो ये है हमारे पास।